नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र आज आपके साथ प्रारंभिक शिक्षा से EDU 03 वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने स्वतंत्रता से पूर्व हुए शिक्षा के प्रयासों पर चर्चा की थी। आज भी उसी प्रकरण को शुरू करूंगा। जैसे उस दिन जब हमने शुरू किया तो वो पहला दिन था, स्वतंत्रता के बाद हुए शैक्षिक प्रयासों का वह पहला दिन था, जिनमें हमने सबसे पहले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा की थी। इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 21A आया था, फिर अनुच्छेद 28, फिर अनुच्छेद 29 और उसके बाद 30। तो ये कुछ मुख्य प्रावधान थे, संवैधानिक प्रावधान, जो हमारे देश के निर्माताओं ने यह सोचकर इस परिकल्पना के साथ संविधान में रखे कि आने वाले समय में इन प्रावधानों से हमारा देश शैक्षिक रूप से सुदृढ़ होगा और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्र निर्माण में सहायता मिलेगी। ये तो थे संवैधानिक प्रावधान, लेकिन क्या संवैधानिक प्रावधान या कोई कानून बना देने से हम सफल हो सकते हैं? विद्यार्थियों, सीधा उत्तर होगा नहीं। सिर्फ कागजी कार्यवाही से समाज के वास्तविक पक्ष में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी धारणा को मद्देनजर रखते हुए, समझते हुए, तत्कालीन राष्ट्र निर्माताओं ने समय समय पर कुछ समितियां, कुछ आयोग गठित किए, जिन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमियां, अच्छाइयां, उसकी आवश्यकताओं पर गहराई से अध्ययन किया। इसी अध्ययन के क्रम में कई चीजें निकल के आईं। हम यहां पर उस आयोग की बात करेंगे जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में, एलिमेंट्री एजुकेशन के संदर्भ में अपनी सिफारिशें दी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साल 1964 में जिस आयोग का गठन होता है उसका नाम है भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष श्री दौलत सिंह कोठारी थे, DS कोठारी। उन्हीं के नाम पर इस आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 1964-66 को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसा कमीशन था जिसने शिक्षा के समग्र पक्षों का गहराई से अध्ययन किया और तत्कालीन आवश्यकताओं, दोषों
का गहराई से अध्ययन किया। तब से लेकर अब तक का यह सबसे बृहद गंभीर अध्ययन रहा है। इस आयोग की गई सिफारिशों में हम उन सिफारिशों पर नज़र डालेंगे जो कि मुख्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित हैं, जिसमें सबसे पहली सिफारिश इन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर की है। क्योंकि ये तो शिक्षा जैसा गंभीर कार्य है विद्यार्थियों, कोई भी कार्य यदि हम उसके उद्देश्य निर्धारित नहीं करेंगे तो हम बढ़ेंगे किस दिशा में। उद्देश्य हमारे कार्य प्रक्रिया को दिशा प्रदान करते हैं कि हमें ये चाहिए तो हम इस दिशा में इस रफ्तार से बढ़ेंगे। जैसे कि हमें दिल्ली जाना है, हम जब दिल्ली जाएंगे तो हमने मोटा मोटी मान लिया है कि कन्नौज से दिल्ली की दूरी 350 किलोमीटर है, तो हम उसी तरीके का वाहन चयन करेंगे, उसी तरीके से अपने पास खाने पीने का सामान रखेंगे और ये अनुमान भी लगा लेंगे कि वहाँ तक पहुँचने में 350 किलोमीटर के सफ़र में हमें इतना समय लगेगा। और यह तो पूरे देश के लिए शिक्षा व्यवस्था का आकलन था। तो सबसे पहले किसी भी प्रक्रिया की सफलता के लिए उसके उद्देश्यों का निर्धारण आवश्यक है। तो सबसे पहला जो इस कमीशन ने प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ में कार्य किया, उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए, जिनमें पहला उद्देश्य था शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, प्रोडक्टिविटी। शिक्षा को ऐसा माध्यम माना जाए जिससे कि देश में उत्पादन हो, उत्पादन का माध्यम बने, और इसी उद्देश्य के अंतर्गत हमारे विद्यालयों में कार्यानुभव को महत्व प्रदान किया गया। और कुछ माध्यमिक विद्यालयों में कार्यानुभव शिक्षक की नियुक्तियां भी की गई। इसके बाद अगला उद्देश्य है विद्यार्थियों, शिक्षा का आधार लोकतांत्रिक हो, जनतांत्रिक हो, डेमोक्रेटिक हो। अर्थात शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी की गरिमा का पूरा ख्याल रखा जाए, उसे उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी को महत्व प्रदान किया जाए, और शिक्षण विधियां भी जनतांत्रिक हों, शिक्षा का आधार जनतांत्रिक हो, इस संदर्भ में था। अगला उद्देश्य था शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। शिक्षा व्यवस्था में ऐसे मूल्यों को समाहित किया जाए, ऐसे मूल्यों का विकास किया जाए जिससे राष्ट्र की एकता विकसित हो। मुझे लगता है कि हम इस कार्य में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, क्योंकि भारत के राष्ट्र बनने के लिए जो आवश्यक मूल्य थे, हम उनका विकास करने में कहीं ना कहीं असफल सिद्ध हुए। शिक्षा का आधार लोकतांत्रिक हो, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले, ये तीसरा इनका उद्देश्य था। अगला उद्देश्य यानी चौथा उद्देश्य था कि सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए। सामाजिक मूल्य किस तरह से? अर्थात सहयोग, बंधुत्व, परोपकार, इस तरह के सामाजिक मूल्यों को शिक्षा के द्वारा बढ़ावा दिया जाए। हमने विद्यार्थियों देखा भी है, जब हम एलिमेंट्री स्टेज में थे तो हम इस तरह की कहानियों को हिंदी या इंग्लिश किताब में पढ़ते भी रहे हैं, जिससे कि भाईचारा, परोपकार की भावना को विकास मिले। ये कहानियाँ, ये चर्चाएं
इसी संदर्भ में पाठ्यक्रम में डाली गई थी कि विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास हो। अगला इनका उद्देश्य है विद्यार्थियों आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास। मानवीय मूल्यों के विकास के संदर्भ में कहीं ना कहीं वही सामाजिकता के विकास से ही बात जुड़ी हुई है, क्योंकि जब तक व्यक्ति मानवीय नहीं होगा तब तक सामाजिक नहीं हो पाएगा। तो मानवीय मूल्य दया, करुणा, प्रेम, श्रद्धा, सम्मान, इस तरह के मूल्य, जिन मूल्यों की मैं बात कर रहा हूं ये मानव के अलावा अन्य किसी प्राणी में नहीं पाए जाते, इसीलिए ये मानवीय मूल्य हैं। संवेदना, इस तरह के मूल्यों का विकास शिक्षा व्यवस्था के द्वारा किया जाए। अगला इनका सुझाव रहा, ये तो उद्देश्यों की बात थी, हमने 5 तरह के उद्देश्यों पर चर्चा की है। इनका अगला सुझाव जो था प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में कि देश में एक समान शैक्षिक संरचना हो। अब आप सोच रहे होंगे शैक्षिक संरचना से क्या तात्पर्य, सोचना भी चाहिए। शैक्षिक संरचना से तात्पर्य कि पूरे देश में एक समान पैटर्न हो, कि यानी हाई स्कूल तक की शिक्षा को यदि हम सामान्य शिक्षा मान रहे हैं तो पूरे देश में उस शिक्षा व्यवस्था को सामान्य शिक्षा माना जाए। यदि हम माध्यमिक की शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा मान रहे हैं या आगे की उच्च शिक्षा की तैयारी मान रहे हैं तो इस धारणा को, इस सिद्धांत को पूरे देश में माना जाए। उच्च शिक्षा से हम उच्च शिक्षित व्यक्ति, नागरिक अधिकारों के जानकार, विद्वत जन तैयार करना चाहते हैं, तो यही उद्देश्य, यही धारणा पूरे देश में हो। इस तरह जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में चल रही थी तत्कालीन समय में, उसके हिसाब से इनका यह सुझाव अति महत्वपूर्ण और प्रासंगिक था। इसी में इनका सुझाव था कि सामान्य शिक्षा 10 वर्ष की हो, यानी कक्षा 1 से लेकर हाई स्कूल तक की जो शिक्षा है ये सामान्य शिक्षा हो, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन ना हो। 10 तक की शिक्षा तो सभी विद्यार्थियों को एक जैसी दी जाए, उसके बाद वो अपने लिए विशेष क्षेत्रों का चयन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ चलता था साइंस साइड, कॉमर्स साइड, आर्ट साइड, लेकिन ये 10 के बाद हो, ऐसा इनका सुझाव था। इसी में शैक्षिक संरचना के संदर्भ में जो इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण प्रस्तुत किया है वो इस प्रकार है विद्यार्थियों कि कक्षा 1 से लेकर 3 की, यानी 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की शिक्षा जो हो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की हो। पूर्व प्राथमिक, प्री प्राइमरी, जैसे हमारे यहाँ पहले चलता था KG1, KGB, प्ले स्कूल। तो जब बच्चा प्राइमरी में जाए, जब बच्चा कक्षा 1 में इनरोल्ड होने के लिए जाए तो वह 1 से 3 वर्ष की प्री प्राइमरी शिक्षा ग्रहण कर चुका हो। 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा, यानी कक्षा 1 से लेकर 4 या 5 तक की जो शिक्षा है वह प्राइमरी एजुकेशन हो, जो कि हमारे यहाँ कक्षा 1 से 5 तक की है। इससे आप समझ सकते हैं। आप अपनी वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखें तो इनके वर्गीकरण को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। कक्षा 6 से 8 अर्थात 3 वर्षों की उच्च प्राथमिक शिक्षा, जो कि हमारे यहाँ इस समय चल रही है, यानी शुरू के 3 वर्ष प्री प्राइमरी, बाद के 4 या 5 वर्ष प्राइमरी के लिए, उसके बाद के 3 वर्ष की जो शिक्षा व्यवस्था होगी वह उच्च प्राथमिक की होगी। उसके बाद की 2 वर्ष की शिक्षा उच्च प्राथमिक के बाद, यानी कक्षा 8 के बाद 2 वर्ष की शिक्षा माध्यमिक की शिक्षा होगी, यानी 9 और 10, कक्षा 9 और 10।
ये माध्यमिक की। उसके बाद के 2 वर्ष, उच्च माध्यमिक के, जो हमारे यहाँ, जिनको हम इंटरमीडिएट कह सकते हैं, कक्षा 11 और 12। इतना वर्गीकरण इन्होंने स्कूली शिक्षा के संदर्भ में किया था। मेरे पास नोट्स है, मैं उसको दिखा देना चाहता हूं कि हो सकता है कुछ विद्यार्थी सुनने में असुविधा महसूस कर रहे हो, तो देखने से और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि फ़ोन सेल्फी मोड में है, इसलिए आपको सीधा नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसका पिक्चर आपके ग्रुप पर वीडियो के साथ ही शेयर करूंगा। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम इसी आयोग की कुछ विशेष सिफारिशों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।